स्टूडेंट्स वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स का मॉडल पेपर का सेट बी का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने सेट बी का ही पार्ट 1 में वीडियो अपडेट किया था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन बी सेक्शन यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट कर रखा था। और आज हम क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और साथ में 4 और 5 का भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग किरचॉफ रूल। है ना, किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये आपके पास 4 ओम जो गिवन है उसके लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए, अगर आप जानते होंगे तो ये किरचॉफ का ये सेकेंड लॉ का डायग्राम है, क्योंकि जो किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है ना, एक क्लोज्ड मेश के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक क्लोज्ड मेश के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप यहाँ देखें क्लोज्ड मेश के लिए जो यूज़ हो रहा है, तो आपके पास ए और बी, सी डी ई एफ, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पास जो पोटेंशियल डिफरेंट है, यहाँ पास पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, 12 वोल्ट दिया हुआ है ना, और यहाँ 6 वोल्ट है। तो सबसे पहले जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, E1 और यहाँ पास E2। तो अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर क्लोज लूप ए बी सी डी ए, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पर इंडिव्यूट करना है आपको यहाँ पास। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है इसका, E1 इज इक्वल टू, उसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है उसको अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे कि R रेजिस्टेंस है अपने पास, और फिर इसके बाद जो आपके पास करंट होता है ना उसको अप्लाई करते हैं, राइट। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पास अप्लाई करेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, है ना, ई के प्लेस पे। तो 12 वोल्ट इज इक्वल टू ओम, 4 ओम दिया हुआ है यहाँ पास, और फिर 2 आपके पास करंट है, I1 इन प्लस I2। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ से, फिर इसके बाद अगर देखें तो ये मिल जाएगा, यानी 12 इज इक्वल टू 4 I1 प्लस I2 प्लस फिर ये वाला टर्म जो मिलेगा वो 2I अप्लाई करेंगे यहाँ पास। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है आपको यहाँ पास, सेकेंड टर्म के लिए 2I1 हो जाएगा यहाँ पास, 2I1। ओके, 2I1। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4I1 और 2I1, ये हो जाएगा आपके पास 6I1 और प्लस 4I2, राइट। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो 2 को कॉमन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, 6 यहाँ पास आप लिखेंगे 6I1 और प्लस 4I2। ठीक है, फिर यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे आप यहाँ पास, तो 12/2 और 2 3 जा 6, 3I1 और प्लस 2I2। ओके, 2 6 जा 12 आ गया, तो 6 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, 3I1 और प्लस 2I2। ओके, अब इसके बाद सेकेंड जो नीचे वाला जो क्लोज्ड मेश है उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये अब इस क्लोज्ड मेश के लिए अप्लाई करना है अपने को। ठीक है, क्या क्या है, A D और E F A, राइट। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, I1 प्लस I2 मिल जाएगा, ये 4 ओम मिल रहा है, और यहाँ पर 6 वोल्टेज मतलब 6 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और फिर यहाँ पास 1 ओम फिर से मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पास देख लीजिए रूल्स के अकॉर्डिंग क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इस प्रकार से, है ना। फिर उसको जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 4I1 और प्लस 4I2, और यहाँ पास ये I2 कर दीजिएगा तो ये I2 मिल जाएगा, यानी 5I2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करते हैं तो अपने के पास I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R। तो I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 48/7। नेक्स्ट है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखना है, उसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ प्लेन सर्किट कॉइल ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड। ठीक, तो यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसे आप इसका फॉर्मूला डिराइव करके, और इसका देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको फैक्टर्स, है ना। तो फैक्टर क्या क्या है वो आपको एटलीस्ट 3 लिखना है। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया आपके पास, L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर पाई n स्क्वायर R अपॉन 2। ठीक, तो इसके नंबर जो फैक्टर्स हैं, है ना, वो क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और दूसरा रेडियस ऑफ कॉइल, और फिर परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल मीडियम। इसको आप लिख सकते हैं इसका डिटेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, व्हाट आर देयर यूजेस। ऑप्टिकल फाइबर क्या है और इसका यूजेस क्या है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है 3 मार्क्स के लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, देखिए, द लाइट रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बट इट कैन बी मेड टू ट्रेवल इन कर्व्ड पाथ बाय द phenomenon ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, hence the fine pipes of quality glass or optical plastic made to transmit light rays are called optical fiber। मीन्स जो ऑप्टिकल फाइबर है ये एक कर्व के फॉर्म में भी इसका लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, जनरली लाइट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बट जो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट है वो एक कर्व के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है, जिगजैग फॉर्म में। ओके, तो इसका डायग्राम भी बना के आप इसका कंस्ट्रक्शन आप बता दीजिएगा। इसका फिर यहाँ से आप वर्किंग मेथड है तो इसके वर्किंग मेथड को भी आपको बताना पड़ेगा। और जनरली आपको ये भी बताना है कि इंडेक्स ऑफ अबाउट, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, अबाउट 1.5 होता है, क्योंकि ग्लास के लिए ये 1.5 ही होता है। द डायमीटर ऑफ द ईच फाइबर इज अबाउट 10⁴ सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है। अब इसके वर्किंग की बात करें तो वर्किंग आपको लिखना है ना। और फिर इसके बाद यूजेस देख लीजिए। यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड एज लाइट पाइप इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशंस ऑफ स्टमक लंग्स। तो इन सभी यानी लंग्स का, या फिर हम बात करें यहाँ पास मेडिकल के लिए, मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है ना, लंग्स वगैरह को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपका नेटवर्किंग जो सिग्नल होता है उसके लिए, है ना, और डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल जो होता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको नेटवर्क को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड कैरी लेज़र रे फॉर इनसाइड द बॉडी। लेज़र रे के थ्रू जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन इलेक्ट्रो कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों का काम करता है, जैसे कि फैक्स और मॉडेम में होता है कंप्यूटर में, जैसे रिसीविंग का भी वर्क होता है कंप्यूटर में, है ना, मॉडेम में, और ट्रांसमिशन का भी होता है। किसी भी मतलब एक डॉक्यूमेंट को एक से दूसरे जगह हम भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन एंड राइट द सुटेबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो इसका फ्रिक्वेंसी रेंज याद रखिएगा कि 30 हर्ट्ज से ना 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको याद कर रखने हैं। और फिर अब इसके बाद अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड में ये डिफरेंस मिल जाएगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ना। इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके आपको डिफाइन करके आपको बताना है। फिर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे आप यहाँ पास लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 है, स्टेट द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए इसमें पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटम मॉडल के बारे में आपको बताना है। तो इसमें पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा, एटलीस्ट यहाँ से 2 से 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, है ना। ओके, फिर इसके एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पास शो करना है, एक्सप्रेशंस ऑफ स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसके लिए भी आप यूज़ करेंगे यहाँ पास, है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये फॉर्मूला जो है इसके लिए आप यूज़ करेंगे। और ये इसके टोटल पूरे फॉर्मूले ही हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफाइन रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, राइट इट्स यूनिट, व्हाट इज द इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो क्या है, इसका रेडियो एक्टिव का डेफिनेशन बताना है और इसका रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट क्यों है ना, इसको डिफाइन करना है, राइट। अल्फा डीके, बीटा डीके होता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ सिंबल्स ऑफ नॉट गेट, है ना, नॉट गेट एंड गिव इट्स बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल। तो नॉट गेट का आपको लॉजिक सिंबल आपको यहाँ पास ड्रॉ करना है और इसी के साथ इसका बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल भी आपको बनाना है। तो देख सकते हैं नॉट गेट में क्या होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ठीक है, सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पास बुलियन एक्सप्रेशन आप दिखाएंगे तो y इज इक्वल टू जो आपका इनपुट होता है उसका अपोजिट जस्ट हो जाएगा, यानी बार ए। तो इनपुट 0 और 1, 0 और 1 क्या है, ये स्विच के लिए है, ऑन ऑफ के लिए ना। तो 0 का जब आप आउटपुट दिखाएंगे तो 1 आएगा और 1 का 0 आ जाएगा। ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन से डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो रेक्टिफिकेशन, लेवल डायग्राम, सर्किट डायग्राम और वर्किंग बताना है आपको। जितने आपके पास पॉइंट्स यहाँ दिए हैं ना, उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इसका डिटेल करना होगा। तो देखिए रेक्टिफिकेशन में क्या बताएंगे कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करेंट और वोल्टेज, डायरेक्ट करंट और वोल्टेज इज नोन एज रेक्टिफायर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। फिर इसके बाद इसका लेवल डायग्राम बनाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, हर साल करीब करीब रिपीट करता है ये क्वेश्चंस। तो ये इसका डायग्राम बना लेंगे, है ना। ये क्या होगा, ये एसी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये, और ये ट्रांसफार्मर, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है। और फिर यहाँ से अगर आप देखें तो ये प्राइमरी कॉइल्स मिल जाएगा आपको, है ना, ये प्राइमरी कॉइल्स है यहाँ और ये सेकेंडरी कॉइल है, राइट। ये पीएन जंक्शन को हमने क्या किया है, ए और बी, ए से कनेक्ट कर रखा है, ओके। और ये जो सी डी, ये देख रहे हैं आप, आउटपुट वोल्टेज, आर लोड रेजिस्टेंस होता है ये। फिर इसका वर्किंग आपको यहाँ से दिखाना है और ये ग्राफ भी आप ज़रूर प्लॉट करेंगे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज के लिए आप ग्राफ ज़रूर बनाइएगा जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, राइट इट्स टाइप्स ऑफ, वाई आर कैरियर्स वेव यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। मॉड्यूलेशन को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ क्यों किया जाता है इसे आपको बताना है और उसका डेफिनेशन लिखना है। तो यहाँ से इसके आंसर को आप यहाँ याद करेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन नंबर डी का, यानी ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट को ये काफ़ी उटपटांग टाइप का क्वेश्चन लगता है, यानी पैसेज टाइप का क्वेश्चन दिखता है, लेकिन ये अगर आप देखा जाए तो ये डेली लाइफ से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले सेलेक्टेड चैप्टर रहते हैं, 2 चैप्टर में से ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये डेली लाइफ बेस पे ये क्वेश्चन होता है ना, थ्योरी बेस होता है ये क्वेश्चन, यानी जो इसका प्रिंसिपल होता है चैप्टर में किसी भी रूल का, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस होता है। तो जनरली आपको ये जो क्वेश्चंस यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा आपको, तो ये आपको एक डेली बेस पे हमारे लाइफ में कुछ इवेंट्स हो सकते हैं ऐसा, वो दिया रहता है। इसके बाद इसी से रिलेट करता हुआ यहाँ से क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन इसके क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ नहीं मिलने वाले हैं। ये कहाँ मिलेगा, इसके थ्योरी बेस पे ही, यानी प्रिंसिपल के डिपेंड पे ही उसका रूल पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आपको वो उसका आंसर आपको अपने से लिखना है, ठीक है, जो डेली लाइफ में प्रिकॉशन के तौर पे लिखा जाता है, ठीक है। तो लगभग यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 या 2 क्वेश्चन जनरली रहते हैं, उसी का आपको आंसर देना होगा। तो देखिए यहाँ पास क्वेश्चंस अब क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ पास, पहले आप इसको समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन आते हैं और में करके कि सीमा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हर एल्डर ब्रदर गैव हर अ बाइसिकल एज अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे which she was very happy to receive because it has a dynamo installed in it, due to which light comes on in her bicycle, and when she wanted to know about this matter from his teacher, he explained it clearly. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पास सीधी सी बात है कि यहाँ पास ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सीमा नाम की एक लड़की जो कि क्लास 12 में पढ़ती है, उसके ब्रदर ने उसके बर्थडे पर एक बाइसिकल गिफ्ट किया, है ना। तो उसमें एक डायनेमो एक लाइट लगा हुआ था, जिसमें कि वो डायनेमो के थ्रू वो ऑपरेट हो रहा था वो लाइट, ठीक है। जैसे ही जो चक्का घूमता है, व्हील्स घूमते हैं, तो उसके थ्रू डायनेमो भी घूमता था, रोटेट कर रहा था, और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, और वो लाइट ग्लो होता था, लाइट, है ना, जलता था, राइट। तो उसको जानना था कि ये एक्चुअल में इसका प्रोसेस ये कैसे होता है, तो वो इसके लिए अपने टीचर से पूछी, तो उसके टीचर ने उसे एक्सप्लेन करके बताया। तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ डायनेमो वर्क। तो सीधी सी बात है कि जो डायनेमो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लिमिट एंड द 2 वैल्यूज गिवन बाय द टीचर, ठीक है। एक्सप्लेन द लिमिट एंड द 2 वैल्यूज गिवन बाय द टीचर। तो मतलब टीचर्स ने क्या एक्सप्लेन किया, उसके क्या लिमिट्स बताएं और उसके क्या यूजेस बताएं, ठीक है। तो इसके बारे में इसका आंसर दिया हुआ है। तो देखिए जो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ से आप यहाँ से क्या आंसर ढूंढेंगे, है ना, इससे कोई रिलेट नहीं है, ठीक। ये जनरली डेली लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ, तो उसके बाद उसको किससे कनेक्ट किया गया है, ये चीज़ यहाँ पास क्वेश्चन में है। तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि किस पर डिपेंड करता है, कौन से प्रिंसिपल पर। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, देन एन इंड्यूस EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस इन द कॉइल, द करेंट फ्लो ड्यू टू विच बल्ब ग्लोज, है ना। बल्ब ग्लो मतलब जैसे ही करंट फ्लो होता है तो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है, लैंप ग्लो करता है, मतलब जलता है वो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ सीमा स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न इफेक्ट वॉज मेड बाय टीचर टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द साइंस रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ विदाउट मेक्स चिल्ड्रन अवेयर एंड क्यूरियस अबाउट साइंस। मतलब कि अपने डेली लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, कहने का मतलब कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो उसे जानने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके अंदर एक साइंस के प्रति, मतलब साइंस से रिलेट करता है, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है ना,
कि उसका रीज़न जानने के लिए कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ। देखिए नेक्स्ट आपको इसी प्रकार के और क्वेश्चन मिलने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी सेक्शन ई की। सेक्शन ई यहाँ से देख लीजिएगा, ये जो और में क्वेश्चन है ना उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद हम लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में देखिए आपका यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी तीनों क्वेश्चन आप करिए, है ना, जिससे कि आपको 15 नंबर यहाँ से मिल सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, मतलब क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटिव लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखना है और यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, किसके लिए, इन्फिनिटिव लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ये एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। इसके अकॉर्डिंग अब डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पास ये डायग्राम और फिर इसके बाद इसका डिटेल। ओके, अब इसके बाद देखिए इसमें और में भी क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। और में जो क्वेश्चन है इसका, ये है आपका साइक्लोट्रॉन। ठीक है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग अ साइक्लोट्रॉन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये हेडिंग्स भी दिया है, क्या क्या लिखना है, प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस एंड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए आपको यहाँ जनरली पूरा चीज़ मिल रहा है, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो इनमें से कोई 3 ही लिखने के लिए आएगा, या तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रोसेस आ गया, या फिर प्रिंसिपल लिखकर आपको क्या करना है, डायरेक्ट वर्किंग प्रोसेस और फॉर्मूला लिखना होगा। कोई 3 ही पॉइंट पूछा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन और ये प्रिंसिपल, और लेवल डायग्राम भी बनाना है आपको यहाँ पास। ये लेवल डायग्राम हो गया, आप यहाँ पास देख रहे हैं, और फिर इसके बाद इसका वर्किंग। ठीक है, ये इसका वर्किंग अकॉर्डिंग टू डायग्राम को थोड़ा समझ लीजिए आप। ये आप देखिए ये 2 मैग्नेट है ना, एन और एस, ये आपको 2 मैग्नेट दिख रहे होंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में वर्क करते हैं। और इसके बीच में आप देख रहे हैं ये डी शेप में एक हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में रखा हुआ है ना, डी शेप में, और इसको हम डीज बोलते हैं ना। इसके ईच पार्ट को डी बोला जाता है। मीन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट लेटर डी के जैसा दिखता है। और इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्जेस होता है ना, जो कि कंटिन्यू क्या करता है, सर्कुलर पाथ के ही अकॉर्डिंग वो रोटेट होता है। और फिर लास्ट एट द एंड अगर देखेंगे तो ये जो टारगेट है यानी डिफ्लेक्शन प्लेट, इसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पास अगर देखें तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया जाता है। ये जो सैंपल आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये ऑसिलेटर का। फिर इसके वर्किंग बताना है आपको, देन इसका थ्योरी, और फिर इसके बाद फॉर्मूला है ना। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये, ठीक है, लॉरेंज फोर्स का अप्लाई हुआ है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। तो इसकी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए क्यू वी बी हो जाएगा। क्यू क्या है यहाँ पास, चार्ज ऑफ पार्टिकल, और वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक, तो जनरली जब ये ऐसा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा
और डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ से क्या करना है कि ये जो वहाँ पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके लिए। तो सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ओके, तो ये आपका जो उसका रेडियस है, पाथ है r, है ना, और जो लॉरेंट फोर्स है ये इक्वल होता है, ये दोनों, है ना। लॉरेंट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं mv/qb। v से v कैंसिल हो जाएगा तो mv बचेगा और अपॉन qb, यानी ये रेडियस की वैल्यू मिल गई आपको। फिर इसके बाद हम द टाइम टेकन कंप्लीट 1 सेमी सर्कल इनसाइड अ एरियाज। तो t की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, πm/qb। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस इसका πr होता है क्योंकि सेमी सर्कल है और स्पीड v है इसकी, और वहाँ से r की वैल्यू हम इसके ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, t की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, है ना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू 2πm/qb। फिर फ्रिक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन और फ्रिक्वेंसी क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/t। t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, qb/2πm। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और v की वैल्यू अप्लाई कर देंगे यहाँ से। ओके, काइनेटिक ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो q²v²r²/m। तो m स्क्वायर करेंगे तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, एक m बच जाएगा आपके पास। तो ये मिल गया आपको कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू r²। बाकी ये जो क्या है, एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिज्म। द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ड्रॉ अ प्रिज्म डायग्राम एंड डेरिवेशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसे आपको प्रूव करना है। AμG मतलब एयर टू ग्लास, साइन A+del m/2 और यहाँ पर साइन A/2, ये प्रूव करना है आपको। देखिए 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बना देना है। ये इसका ट्रायंगल ABC, ये क्या है, AB और AC क्या है, रिफ्रैक्टिव सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं इसको, है ना, AB और AC को। इंसिडेंट एंगल I है और इमर्जेंट एंगल E है यहाँ पास। ठीक है, और यहाँ पास जो R1 और R2 देख रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव एंगल है, और ये जो T देख रहे हैं आप यहाँ पास जो कि डेल्टा एंगल बना हुआ है, यही है डेविएशन एंगल। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं ABC एक प्रिज्म है जिसमें कि AB और AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। A इज अ एंगल ऑफ प्रिज्म, PQ इंसिडेंट रे एंड QR इज अ रिफ्रैक्टेड रेज एंड RS इज अ इमर्जेंट रे। MO एंड NO ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइन हो जाएगा इसके लिए, है ना, परपेंडिकुलर है ये। और अब इसके बाद है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट R1 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E is the angle of emergence, R2 is angle of incidence of AC। ठीक है, फिर इसके बाद ये ग्राफ को ड्रॉ करना है और इसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो भी बना देंगे डेरिवेशन का। तो ये आपका ये आंसर यहाँ पास आ जाता है फाइनली, A+del m/2 और A/2। ये देखिए ये यहाँ तक प्रूफ हो गया। फिर इसके आगे का फॉर प्रिज्म एंगल निकालने के लिए आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी का और का आंसर है, और का क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट फोकल या फोकी फॉर स्फेरिकल मिरर।
प्रूव करना है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट राइट एनी वन यूजेज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट के लिए है, तो इसमें आपको डिराइव करना है इसको क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर कंफ्यूजन क्रिएट भी होता है इन सारे सब क्वेश्चन में। ये इसका डेरिवेशन, ओके, तो इन सबको आपको कंप्लीट करना है यहाँ से। फिर इसी में आगे स्फेरिकल सेल के लिए मिल जाएगा आपको, और में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन जिसमें 3 कंडीशंस है ना, उसके लिए आपको फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट, तो और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आप लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी अगर आपको इससे पहले के वीडियो देखने हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं आप, और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।